नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम मालगुडी डेज की 27वीं शॉर्ट स्टोरी सेकंड ओपिनियन यानी कि दूसरी राय ये देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ओपिनियन काफ़ी बड़ी ये शॉर्ट स्टोरी है। तो यह कहानी शंभू नामक युवक के दृष्टिकोण से लिखी गई है। शंभू एक बेरोजगार दार्शनिक प्रवृत्ति का एक युवक है जो अपनी माँ के साथ मालगुडी में अपने पैतृक घर में रहता है। वह संसार के भौतिक बंधनों से दूर रहकर आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन में जीवन बिताना चाहता है। अब कहानी शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब शंभू देर रात घर लौटता है। वह चुपचाप कमरे में प्रवेश करता है ताकि उसकी माँ की नींद न टूटे। उसका कमरा घर के बाकी हिस्से से अलग एक छोटी सी कोठरी है। कमरे में मकड़ियों के जाले, छिपकलियाँ, गिरगिट और अनेक कीड़े मकोड़े रहते हैं, लेकिन शंभू कभी सफाई नहीं करवाता। उसका विश्वास है कि प्रत्येक जीव जन्म मरण के चक्र से गुजरते हुए धीरे धीरे उच्चतर जीवन की ओर बढ़ता है, इसलिए वह किसी जीव को हटाने या मारने की आवश्यकता नहीं समझता। यह विचार उसके द्वारा पढ़े गए धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों से प्रभावित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वो अपनी मतलब कि कमरे की सफाई क्यों नहीं करवाता था, क्योंकि भाई वो क्या है कि वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े, जाली, जो वो छिपकलियाँ, गिरगिट थे ना, तो उनको परेशान नहीं करना चाहता था, उनको मारना नहीं चाहता था। हालांकि वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी समझ अधूरी है। माँ प्रतिदिन उसके लिए भोजन बनाकर पीतल की थाली में रखती, परंतु वह अक्सर उसे खाए बिना छोड़ देता। कारण यह कि वह दिन भर बोर्डलेस रेस्टोरेंट में बैठा रहता, जहाँ उसे मुफ्त में कॉफ़ी मिलती रहती। रेस्टोरेंट का मालिक वर्मा हर 2 घंटे में कॉफ़ी मंगवाकर उसकी गुणवत्ता जांचता। मतलब कि जो होटल का मालिक था ना, वो जांचता था कि भाई कॉफ़ी ठीक तो बन रही है ना, उसका जो कॉफ़ी बनाने वाला है वो ठीक तो बना रहा है ना। वह शंभू को भी कॉफ़ी पिलाता है ताकि उसे कॉफ़ी के स्वाद पर दूसरी राय मिल सके। दूसरी राय मतलब कि है कि वो भाई खुद तो टेस्ट करता ही था, वो शंभू को भी टेस्ट करवाता था ताकि भाई वो भी अच्छी तरीके से बता सके भाई कॉफ़ी अच्छी तो बन रही ना। इसलिए बस दिन भर उसके लिए वहाँ कॉफ़ी आती रहती थी। शंभू को मालगुडी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर किशन की याद आती है। याद रखना है कि जो मालगुडी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर किशन। वह पहले अपनी माँ को उनके पास ले जाया करता था। डॉक्टर हमेशा मरीज की जांच करने के बाद कहते थे, मेरे विचार से बीमारी यही है, फिर भी आप चाहें तो दूसरी राय ले सकते हैं। शंभू को लगता है कि वर्मा भी कॉफ़ी के मामले में यही करता है, इसलिए कहानी में दूसरी राय केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की अनिश्चितता और दूसरों की राय पर की निर्भरता का प्रतीक बन जाती है। शाम को शहर के लोग रेस्टोरेंट में इकट्ठा होकर दिन भर की खबरों पर चर्चा करते। शंभू भी इन चर्चाओं में शामिल रहता है। यही समय बिताते बिताते वह देर रात घर लौटता है। इस कारण उसे घर का खाना खाने की इच्छा भी नहीं रहती। अब दिन भर वहाँ कॉफ़ी पिएगा तो घर तो लेट को मतलब कि भूख कहाँ लगेगी, और फिर वहीं रेस्टोरेंट में बैठा रहता है, इसलिए घर पर लेट पहुँचता। घर में लगभग 10 वर्ष की एक नौकरानी काम करती है। उसके काले गाल, चमकती आंखें, सफ़ेद दांत और लाल रिबन लगी चोटी का वर्णन लेखक ने बड़े प्रेम से किया है। जब वह सुबह खाली थाली उठाने आता तो तुरंत मतलब वो जब सुबह खाली थाली उठाने आती तो तुरंत कहती, अरे खाना तो छुआ तक नहीं। शंभू उसे चुप रहने को कहता, लेकिन वह यह खबर तुरंत माँ तक पहुंचा देती। माँ शंभू के कमरे में आकर शिकायत करती कि उन्होंने उसके लिए विशेष रूप से सब्जी बनाई थी, लेकिन उसने भोजन नहीं किया। माँ की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनका बेटा जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। शंभू चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है और सोचता है कि संसार की विरक्ति प्राप्त करना कितना कठिन है। उसे लगता है कि गौतम बुद्ध ने सही कहा था, जो रात में सब कुछ छोड़ गए ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। मतलब संसार में रहना कितना कठिन है, वो ऐसा कहता है। शंभू विवाह, परिवार, संपत्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों को मनुष्य के बंधन मानता है। इसी सोच के कारण उसने मेज कुर्सी छोड़ दी, मतलब कि टेबल वेबल उसने छोड़ दी, आरामदायक जीवन त्याग दिया, घर से अलग अपनी छोटी कोठरी में रहना शुरू कर दिया, और वो स्वयं भी आध्यात्मिक खोज में लगा हुआ व्यक्ति मानता है। शंभू अपने विशाल पैतृक घर का वर्णन करता है। घर का एक दरवाजा कबीर स्ट्रीट की ओर, दूसरा सरयू नदी की ओर खुलता है। पहले लोग नदी तक आसानी से पहुंच जाते थे। माँ बताती है कि पहले लोग नदी से पानी भरते थे, वहीं स्नान करते थे, शाम को नदी किनारे बैठकर बातचीत करते थे, कार्तिक मास में दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करते थे। लेकिन जब घरों में कुएं बन गए तो लोगों ने नदी की उपेक्षा शुरू कर दी
और नदी उनसे दूर हो गई। शंभू वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। वह माँ को समझाता है कि कुएं का पानी भी अंततः नदी के पानी से जुड़ा होता है, लेकिन माँ उसके दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्याओं से परेशान हो जाती है और कहती है, मैं पानी की सीधी सी बात कहती हूँ और तू भाषण देने लगता है। इस प्रकार दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। शंभू के पिता अत्यंत अनुशासित और सम्मानित व्यक्ति थे। वे अपने कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी पुस्तकों के बीच समय बिताते थे। बचपन में शंभू को लगता था कि पिता दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, परंतु बाद में उसे पता चलता है कि वे वास्तव में खेतों का हिसाब रखते हैं, लोगों को दिए गए ऋणों का लेखा जोखा संभालते हैं, मंदिरों और ट्रस्टों का प्रबंधन करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी तिजोरी हमेशा उनके पास रहती थी। लोग उनसे आर्थिक सहायता लेने आते थे। बहुत रिच फैमिली से थे। पिता की मृत्यु के बाद शंभू को पता चलता है कि जो विशाल पुस्तकालय वह पिता का समझता था, वह वास्तव में किसी गरीब विद्वान द्वारा गिरवी रखी गई पुस्तकों का संग्रह था। पिता केवल उनकी सुरक्षा करते हैं, यानी कि उसके पिता को शौक नहीं था किताबों का। वो क्या है कि कोई आदमी ने गिरवी रखी थी वो। शंभू को इन पुस्तकों से विशेष प्रेम था। उसे उनका स्पर्श, उनकी गंध, उनका वजन सब अच्छा लगता था। वह विशेष रूप से लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड थॉट श्रृंखला की पुस्तकें पढ़ता था। याद रखना है कि वो कैसी पुस्तकें पढ़ता था। लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड थॉट श्रृंखला की पुस्तकें पढ़ता था। हालांकि उनकी बातें उसकी पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, फिर भी वह उन्हें पढ़कर आध्यात्मिक आनंद अनुभव करता था। शंभू 3 बार मैट्रिक परीक्षा में असफल हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद उसने चौथी बार भी परीक्षा देने का विचार छोड़ दिया। उसे लगा कि परीक्षा पास करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। उसने अपनी सारी किताबें और कॉपियां घर के टोड़े पर रख फेंक दी। मतलब जो घर का हिस्सा होता है ना, जहाँ पर अपन सामान रखते हैं, अलग अलग बोलते हैं उसको, टोड़े पर रख दी। घर की अटारी में वर्षों से अनेक वस्तुएं जमा थी। मतलब टोड़े या अटारी कुछ भी बोल सकते हैं। पुराने बर्तन, रजिस्टर, टूटे फर्नीचर, कपड़े, चटाइयाँ, कंबल आदि। जब भी माँ सफाई का अभियान चलाती, शंभू परेशान हो जाता क्योंकि उसे भी काम में लगा दिया जाता। इससे बचने के लिए वह अपने कमरे में बंद हो जाता था। माँ अत्यंत सक्रिय और चिंतित रहने वाली स्त्री है। उन्हें हर समय किसी न किसी बात की चिंता रहती है। नौकरानी कहाँ है, कुएं की रस्सी सुरक्षित है या नहीं, घर की सफाई हुई या नहीं। वे कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। माँ की डांट फटकार और घर की भाग दौड़ से बचने के लिए शंभू अपने कमरे में बंद होकर महान दार्शनिकों की किताबें पढ़ता, जैसे रामकृष्ण परमहंस की, मैक्स मूलर की, प्लेटो की, इन सब की। इन पुस्तकों से प्रेरित होकर वह आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं महान आध्यात्मिक सत्ता है। जब शंभू अपने विचारों और कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है, तभी माँ जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है। वह पूछती है, अरे यहाँ कौन है जो तेरी शांति भंग करेगा? तो किससे बचना चाहता है? शंभू चुप रहता है। वह जानता है कि माँ उससे बहस करना चाहती है, लेकिन वह संघर्ष से बचना चाहता है। माँ का क्रोध देखकर वह डर जाता है और मौन धारण कर लेता है। शंभू को आश्चर्य होता है कि पिता की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद उसकी माँ के स्वभाव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। शुरू शुरू में वह बहुत शांत और दुखी रहती थी। वह कम बोलती थी, पूजा पाठ और भजन में लगी रहती थी तथा घर का काम भी बिना किसी हड़बड़ी के करती थी। उस समय वह शंभू को भी काफ़ी स्वतंत्रता देती थी, लेकिन कभी कभी उसे पढ़ाई करके बीए करने की सलाह देती थी। उस दौरान घर में पिता से जुड़े अनेक लोग रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद भी वे घर में टिके हुए थे। माँ उन सब के रहते हुए पीछे रहकर ही घर संभालती रही। धीरे धीरे शंभू ने उन सभी लोगों को घर से निकाल दिया। सबसे अंत में एक विचित्र व्यक्ति बचा था जो स्वयं को इंजीनियर कहता था। वह मानसिक रूप से अस्थिर था और उसे यह भ्रम था कि उसके भाई उसे जड़ देकर मारना चाहते हैं। उसे घर से निकालने के लिए पड़ोसियों और एम्बुलेंस चालक तक की सहायता लेनी पड़ी थी। जब वह भी चला गया, तब माँ ने राहत की सांस ली। अब उसे लगा कि घर पर उसका पूरा अधिकार हो गया है और वह अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकती है। माँ ने सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि उसने पिता के कमरे पर ताला लगा दिया। यह शंभू के लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि उसी कमरे में वे पुस्तकें रखी थी जिनसे उसे अत्यधिक लगाव था। वो ऐसे दार्शनिक किताबें तो बहुत पढ़ता था, लेकिन उसे मैट्रिक की परीक्षा भी पास नहीं हो रही थी। 3 बार एग्जाम दे चुका था वो। अब उसे जब भी कोई पुस्तक पढ़नी होती, माँ से चाबी मांगनी पड़ती थी। माँ अक्सर मना कर देती और कहती, पहले अपनी स्कूल की किताबें पढ़ो और परीक्षा पास करो।
उसका विश्वास था कि जीवन में डिग्री और नौकरी अत्यंत आवश्यक है। उसकी माँ को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि शंभू बार बार मैट्रिक परीक्षा में असफल हो रहा है। जब भी वह फेल होता है माँ उसे डांटती है, फिर फेल हो गए, शर्म करो थोड़ी। इसके उत्तर में शंभू कहता, क्या नंबर बाजार में खरीदे जा सकते हैं क्या? दोनों के बीच अक्सर झगड़े हो जाते। इसके बाद माँ रोने लगती और घर में उदासी छा जाती। सारा वातावरण शोकपूर्ण हो जाता। ऐसे समय शंभू घर से बाहर निकल जाता और अपना समय पुस्तकालय में, बाजार में, कॉलेज के मैदान में या सबसे अधिक बोर्डलेस रेस्टोरेंट में बिताता। याद रखना है कि शंभू घर के बाहर अपना सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताता था, तो बोर्डलेस रेस्टोरेंट में। एक रात जब शंभू घर लौटा तो उसने देखा कि घर में रोशनी जल रही है। यह असामान्य बात थी क्योंकि वह देर रात लौटता था और तब तक घर शांत हो जाता था। उसे बातचीत की आवाज़ें सुनाई दी। माँ किसी अतिथि से बातें कर रही थी। छिपकर सुनने पर शंभू ने पहली बार माँ को अपने बारे में अच्छी बातें करते सुना। मतलब शंभू की तारीफ कर रही थी वो। माँ मेहमान से कह रही थी, मेरा बेटा बुरा नहीं है, उसे केवल बुरा बनकर दिखना अच्छा लगता है। वह आगे कहती है, अगर उससे प्यार से बात की जाए तो वह मेरी बात मान लेगा। शंभू ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे पहली बार पता चलता है कि माँ उसके बारे में मन में अच्छी राय रखती है। बाहरी कठोरता के पीछे वास्तव में माँ का स्नेह छिपा हुआ है। माँ मेहमान को बताती है कि शंभू को पुस्तकों का बहुत शौक है। वह पुस्तकालय में समय बिताता है और शिक्षित लोगों के साथ रहता है। माँ उसे एक गहरा भावुक और विद्वान बनने की इच्छा रखने वाला युवक बताती है। ये सुनकर शंभू भावुक हो जाता है क्योंकि माँ ने उसकी कभी इस प्रकार की प्रशंसा सीधे नहीं की थी। इसके बाद अतिथि अपनी बेटी की चर्चा करता है। वह कहता है कि उसकी बेटी अत्यंत विद्वान है, वह लगातार पुस्तकें पढ़ती रहती है। उसने शंभू के पिता की छोड़ी हुई लगभग सारी पुस्तकें पढ़ डाली है। वह बीए पास है। फिर वह कहता है कि वह चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह किसी योग्य युवक से हो। यहीं से विवाह की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर सुबह माँ का व्यवहार असामान्य रूप से मधुर था। वह मुस्कुरा रही थी। शंभू को यह बनावटी लग रहा था क्योंकि वह माँ को हमेशा कठोर और आदेश देने वाली स्त्री के रूप में देखता आया है। माँ उसे जाने से रोकती और कहती है कि उसे एक जरूरी बात करनी है। माँ बताती है कि पिछली रात जो अतिथि आया था वह उनके गांव का अत्यंत धनी व्यक्ति है। उसके पास 100 एकड़ खेत है, नारियल के विशाल बाग हैं, बहुत बड़ी संपत्ति है। माँ बड़ी विस्तार से रिश्तेदारी का पूरा इतिहास बताती और समझाती कि वह परिवार कितना प्रतिष्ठित है। माँ बताती कि उस व्यक्ति की बेटी बीए पास है, अत्यंत पढ़ी लिखी है, जो उनमें उसका विवाह करना चाहते हैं। इसके बाद वे कहती है कि उस परिवार ने शंभू के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। शंभू यह सुनकर चौंक जाता है। माँ बताती है कि कुंडलियाँ मिल चुकी है, ज्योतिषी ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह रिश्ता नया नहीं था। माँ बताती है कि जब वह लड़की पैदा हुई थी तब दोनों परिवारों ने उनके विवाह का निर्णय कर लिया था। उस समय शंभू लगभग 5-6 वर्ष का था। यानी जब शंभू 5-6 वर्ष का था और वो लड़की जब पैदा ही हुई थी ना, तभी इनके घर वालों ने रिश्ता कर लिया था कि भाई हाँ, हम तो शादी आपके यहाँ ही करेंगे, दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। ये सुनकर शंभू स्तब्ध रह जाता है, चकित रह जाता है और क्रोधित होकर पूछता है, क्या मेरी शादी उस समय तय कर दी गई थी जब मैं बच्चा था? उसे यह पूरी व्यवस्था हास्यास्पद और अव्यवहारिक लगती है। वह तर्क देता है कि दो व्यक्तियों को अपने जीवन का निर्णय स्वयं करने का अधिकार होना चाहिए। उसका मानना है कि बिना उसकी सहमति के विवाह तय करना अनुचित है। माँ इसका विरोध करती है। वह बताती है कि उसकी स्वयं की शादी 9 वर्ष की आयु में हुई थी और पिता 13 वर्ष के थे। उसकी माँ की आयु मतलब की शादी हुई थी ना, तब वो 9 वर्ष की थी। वह कहती है कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहा, इसलिए उसे इस प्रकार के विवाह में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। यहाँ दो पीढ़ियों की सोच का स्पष्ट टकराव दिखाई देता है। मतलब पीढ़ियों का टकराव। एक जो पुरानी पीढ़ी है वो चाहती है कि जल्दी शादी हो जाए 10-12 साल की उम्र में, लेकिन जो नई जनरेशन है वो नहीं चाहती है। माँ उसके बारे में बताती है कि परिवार की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, रिश्तेदारी का सम्मान आवश्यक है, विवाह परिवारों का निर्णय होता है। और शंभू का दृष्टिकोण है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, विवाह व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, केवल पुरानी परंपरा के कारण कोई निर्णय उचित नहीं हो जाता। ये शंभू का वो जो दृष्टिकोण है।
बहस बढ़ती जाती है। शंभू बार बार इस व्यवस्था को बेवकूफ़ी कहता है। माँ इसे अपना अपमान समझ लेती है। वह भावुक होकर रोने लगती है। वह कहती है कि पति की मृत्यु के बाद उसे अपने ही बेटे से अपमान सुनना पड़ रहा है। फिर वह अपना सिर पीटने लगती है और अत्यधिक दुख व्यक्त करती है। शंभू हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साधारण तर्कों पर माँ इतनी भावुक क्यों हो रही है। वह अपने बोले हुए शब्दों का मन ही मन विश्लेषण करता है। उसे लगता है कि उसे लगता है कि उसने कोई विशेष अपमानजनक बात नहीं कही। वह समाज की उस मानसिकता पर विचार करता है जिसमें छोटी सी अहमियत भी बड़ा विवाद बन जाती है। अंत में वह स्थिति की विडंबना को समझकर हल्की सी मुस्कुराहट महसूस करता है। जब शंभू अपनी माँ की बातों पर हल्का सा मुस्कुरा देता है तो माँ इसे अपनी बेइज्जती समझ लेती है। वह भावुक होकर कहती है कि उसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बदले में वह बेटा उसका मजाक उड़ा रहा है। वह यह भी कहती है कि पिता द्वारा छोड़ी गई पुस्तकों को पढ़कर वह इतना विद्वान बन गया है कि अब उसे अपनी माँ को ही तुच्छ समझने लगा है। शंभू अनजाने में ये कह देता है कि वे पुस्तकें वास्तव में पिता की नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें गिरवी रखने के लिए दी थी। माँ यह सुनकर और दुखी हो जाती है। फिर वह शंभू की पढ़ाई पर कटाक्ष करती है और कहती है कि पुस्तकें पढ़ने के बाद भी वह बीए पास नहीं कर सका है, जबकि जिस लड़की का रिश्ता आया है वह बीए पास है। माँ बताती है कि जिस धनी परिवार का विवाह प्रस्ताव आया है वे लोग शीघ्र ही उन्हें लड़की दिखाने ले जाना चाहते हैं। वह भविष्य में सुंदर सपने देखने लगती है। बस में बैठकर लड़की देखने जाना, सम्मानपूर्वक स्वागत होना, लड़की का सजे धजे रूप से सामने आना और शंभू द्वारा विवाह के लिए सहमति देना। लेकिन शंभू को यह सब निरर्थक और हास्यास्पद लगता है। क्रोधित होकर वह घर से निकल जाता है। मार्केट रोड पर जाते समय उसकी मुलाकात डॉक्टर किशन से होती है। डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक में बुला लेते हैं। क्लिनिक का दृश्य बड़ा रोमांचक है। मरीज अपनी अपनी शीशियाँ लेकर बैठे हैं। डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग अलग नुस्खा लिखते हैं और उन्हें तैयार गोलियों पर भरोसा नहीं है। उनका विश्वास है कि हर मरीज की बीमारी अलग होती है, इसलिए उसकी दवा भी अलग होनी चाहिए। मतलब वो जो रेडीमेड गोलियाँ आती हैं ना, उन पर भरोसा नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई सबकी बीमारियाँ अलग अलग है, तो गोली सबके लिए अलग से बननी चाहिए। डॉक्टर अपने लंबे लंबे नुस्खों के लिए प्रसिद्ध है और इस बात पर भी गर्व करते हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर किशन का क्लिनिक था, मालगुडी मेडिकल सेंटर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि है ना, ये सभी मोहल्लों से बिल्कुल बराबर दूरी पर था, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं। डॉक्टर अचानक शंभू से कहते हैं कि वह उनका चेक बना दे। पहले शंभू इसे मजाक समझता है, लेकिन डॉक्टर अपनी नोटबुक दिखाकर बताते हैं कि लगभग 245 रुपये का बिल बनता है। तब शंभू को पहली बार पता चलता है कि डॉक्टर कई महीनों से उसकी माँ का इलाज कर रहे हैं। अब वो इलाज तो कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दिए। अब वो क्या है कि चेक बनाने के लिए कहता है कि चेक बना दे और 245 रुपये का बिल देता है। यह बात उसके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक होती है क्योंकि उसकी माँ ने कभी अपनी बीमारी का उल्लेख नहीं किया था। उसकी माँ बीमार रहती थी लेकिन बताती नहीं थी। शंभू जब डॉक्टर से पूछता है कि उसकी माँ को क्या हुआ है, तब डॉक्टर धीरे धीरे सच्चाई बताते हैं। वे बताते हैं कि माँ को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। यह समस्या कई महीनों से चल रही है। वे दिन में कई बार उन्हें देखने जाते रहे हैं। उनकी बीमारी दिल की कमजोरी से जुड़ी हुई है। उम्र बढ़ने के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। डॉक्टर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दवाओं के सहारे जीवन कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कितने समय तक। यह सुनकर शंभू चकित रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी माँ भी साधारण मनुष्य है, अमर नहीं है। अब तक वह यह मानकर चलता रहा था कि माँ हमेशा उसी तरह घर संभालती रहेगी। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। वह सोचता है कि उसकी माँ की तबीयत नहीं पूछी, उसने कभी अपनी माँ की तबीयत नहीं पूछी, उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, उसकी परेशानियों को नहीं समझा, हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहा। उसके भीतर अपराध बोध पैदा होने लगता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सबसे बड़ी चिंता अपनी बीमारी की नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य की है। उसे डर है कि उसकी मृत्यु के बाद शंभू बिल्कुल अकेला अकेला रह जाएगा। इसी कारण वह उसकी शादी करवाने के लिए इतनी बेचैन है। वह चाहती है कि अपने जीवन काल में बेटे का घर बसता हुआ देख ले। यही शंभू को पहली बार माँ के व्यवहार का वास्तविक कारण समझ में आता है।
अब तक जो उसे जिद और हस्तक्षेप लगता था, वास्तव में वह माँ का प्रेम और चिंता थी। डॉक्टर की बातें सुनकर शंभू भीतर से टूट जाता है। वह सोचता है कि बीमार होने के बावजूद माँ घर का सारा काम करती है, सफाई करती है, भोजन बनाती है, रिश्तेदारों को पत्र लिखती रहती है, उसके लिए लड़की ढूंढती रहती है, और वह स्वयं केवल अपने दार्शनिक विचारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में खोया रहता है। उसे अपनी स्वार्थी जीवन शैली पर शर्म आने लगती है। बात समाप्त करते हुए डॉक्टर कहते हैं, यह मेरा विचार है कि चाहो तो किसी दूसरी राय भी ले सकते हो। ये मेरा विचार है, अब चाहो तो तुम कोई दूसरी राय भी ले सकते हो। यही कहानी की शीर्षक दूसरी राय का एक और अर्थ सामने आता है। पहले कॉफ़ी के स्वाद के लिए दूसरी राय ली जाती है, फिर बीमारी के लिए दूसरी राय ली जाती है, अब जीवन और मृत्यु जैसी गंभीर स्थिति में भी दूसरी राय की बात सामने आती है। तो इसलिए इसका टाइटल है दूसरी राय। डॉक्टर से मिलने के बाद शंभू सीधे घर लौट आता है। यह उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सामान्यतः वह इस समय बोर्डलेस रेस्टोरेंट चला जाता है। घर पहुंचकर वह माँ को काम करते हुए देखता है। पहली नज़र में वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, लेकिन अब उसे उसकी चाल और आंखों में कमजोरी के संकेत दिखाई देने लगते हैं। शंभू माँ से पूछना चाहता है, क्या तबीयत ठीक है, क्या फिर दौरा पड़ा, क्या परेशानी है, लेकिन वह कुछ नहीं पूछता। उसे लगता है कि माँ ने जो बात उससे छिपाई है, उसे उजागर करना ठीक नहीं होगा। दूसरी ओर माँ भी यह नहीं पूछती है कि वह इस समय घर क्यों आया है, क्योंकि तो हमेशा लेट घर आता था। दोनों के बीच एक मौन समझ विकसित होने लगती है। अब शंभू की सोच पूरी तरह बदलने लगती है। उसे हर समय माँ की चिंता रहने लगती है। वह कल्पना करता है कि यदि अचानक माँ को फिर दौरा पड़ जाए तो क्या होगा। उसे पहली बार महसूस होता है कि वह माँ को खो सकता है। यह विचार उसे भीतर तक हिला देता है। पहले वह विवाह का कट्टर विरोधी था, लेकिन अब वह सोचता है कि यदि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसे विवाह करना पड़े तो वह इसके लिए तैयार है। वह सोचता है कि यदि मेरी शादी से माँ को शांति मिलती है तो यह बलिदान बहुत बड़ा नहीं है। उसे याद आता है कि जैसे भगवान राम ने पिता की इच्छा के लिए वनवास स्वीकार किया था, वैसे ही वह भी अपनी माँ की खुशी के लिए यह निर्णय ले सकता है। उस दिन माँ उसके लिए विशेष भोजन तैयार करती है। वह अनेक प्रकार की सब्जियां बनाती है। खाने की व्यवस्था बड़े आदर और प्रेम से की जाती है। शंभू को पहली बार महसूस होता है कि माँ ने उसके लिए कितना श्रम किया है। उसे माँ की पाक कला पर भी आश्चर्य होता है। भोजन करते समय माँ रसोई की कठिनाइयों का उल्लेख करती है। वह कहती है कि धुएं से आंखें खराब हो सकती है। अब उसे इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो क्या करेगा। यह वाक्य भविष्य की बहू की ओर संकेत करता है कि भाई मेरा तो ठीक है, लेकिन जो बहू आएगी उसका क्या होगा। माँ फिर अप्रत्यक्ष रूप से विवाह का विषय छेड़ती है। यह पूरे दृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ अपनी बीमारी का उल्लेख नहीं करती है। शंभू अपनी जानकारी का उल्लेख नहीं करता। दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं, लेकिन सीधे कुछ नहीं कहते। वे केवल सामान्य बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके संबंध बीच का संबंध पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा और भावात्मक हो जाता है। अब शंभू एक बहुत बड़ी मानसिक दुविधा से गुजर रहा है। डॉक्टर किशन ने उसे विश्वास दिला दिया था कि उसकी माँ अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। इसी कारण उसने अपनी स्वतंत्रता छोड़कर विवाह करने का निर्णय लिया था, ताकि माँ अपनी अंतिम इच्छा पूरी होते देख सके। लेकिन जब वह घर लौटता है तो माँ बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ दिखाई देती है। उसे देखकर शंभू के मन में संदेह पैदा होने लगता है कि कहीं डॉक्टर की राय गलत तो नहीं थी। रात भर वह बेचैन रहता है, कभी कमरे में जाता है, कभी बाहर निकल आता है। वह कभी माँ को ध्यान से देखता है। माँ हमेशा की तरह पान खा रही होती है और सामान्य जीवन जी रही होती है। बचपन की यादें भी उसके मन में ताज़ा हो जाती है। उसे लगता है कि घर में सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ है। कुछ देर बाद वह अपने पुराने मित्रों और परिचित स्थानों की ओर निकल जाता है। बोर्डलेस रेस्टोरेंट में उसके मित्र राजनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं, परंतु आज उसका किसी भी चर्चा में मन नहीं लगता है। सामान्यतः वह बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन इस दिन वह चुप रहता है। उसके मित्र उसकी उदासी को महसूस भी करते हैं, पर वह कोई स्पष्ट कारण नहीं बताता। शाम को वह सरयू नदी के किनारे टहलने चला जाता है। वहाँ बैठकर वह अपनी स्थिति के बारे में गहराई से सोचता है। उसे विवाह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपनी स्वतंत्र जिंदगी छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी ओर वह अपनी माँ को भी खोना नहीं चाहता।
वह स्वयं को ऐसे चूहे की तरह महसूस करता है जो दोनों ओर से फंस गया है। उसे लगता है कि वह किसी भी दिशा में जाए नुकसान ही होगा। इसी दौरान पास बैठे दो बुजुर्ग किसी विषय पर चर्चा करते हुए, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले दूसरी राय अवश्य लेनी चाहिए, ये शब्द ऐसा कहते हैं वो। ये शब्द शंभू के मन में बिजली की तरह चमकता है। उसे लगता है कि शायद उसकी समस्या का समाधान मिल गया है। वह निर्णय करता है कि माँ को एक दूसरे डॉक्टर को दिखाकर उनकी वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। तभी वह विवाह के बारे में अंतिम फैसला करेगा। अगली सुबह वह डॉक्टर किशन के पास जाता है। डॉक्टर स्वयं भी दूसरी राय लेने का समर्थन करते हैं और प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर नटवर के नाम से, याद रखना है कि दूसरा पहला डॉक्टर कौन था, डॉक्टर किशन, और दूसरा डॉक्टर नटवर। नटवर के नाम एक सिफारिशी पत्र लिख देते हैं, लेकिन डॉक्टर नटवर का अपॉइंटमेंट कई दिनों बाद मिलता है। इस बीच शंभू लगातार चिंता में रहता है कि कहीं लड़की वाले उससे पहले न आ जाए। आखिरकार वह माँ को लेकर डॉक्टर नटवर के अस्पताल पहुंचता है। वहाँ अत्याधुनिक, मतलब कि बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली मशीनों से माँ की पूरी जांच की जाती है। माँ इस बात से बहुत प्रसन्न होती है कि उसका बेटा उसकी इतनी चिंता कर रहा है। शंभू उत्सुकता और घबराहट से रिपोर्ट का इंतजार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी डॉक्टर की राय पर निर्भर है। जब डॉक्टर नटवर रिपोर्ट दिखाते हैं तो वे चौंकाने वाली बात बताते हैं। उनके अनुसार माँ को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। उनका रक्तचाप, हृदय, फेफड़े और अन्य सभी जांचें सामान्य हैं। केवल कमजोरी और भूखे रहने के कारण उन्हें कभी कभी चक्कर या दौरे जैसे लक्षण आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें किसी विशेष दवा की आवश्यकता भी नहीं है। शंभू सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, मेरी माँ कितने समय तक जीवित रहेगी? इस पर डॉक्टर नटवर मुस्कुराकर कहते हैं कि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, बल्कि संभव है कि वे स्वयं और शंभू दोनों से भी अधिक समय तक जीवित रहे। मतलब खुद डॉक्टर से और शंभू से, इनसे ज़्यादा समय तक भी वो जीवित रह सकती है। ये सुनकर शंभू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब विवाह करने का उसका मुख्य कारण समाप्त हो जाता है। भाई कारण तो यही था ना, उसकी माँ की वजह से। भाई उसकी माँ बीमार थी, कभी भी चल बसे, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि शंभू का विवाह हो जाए। जब माँ स्वस्थ थे तो फिर शादी की क्या टेंशन। उसने तो केवल माँ की मतलब उसने तो केवल माँ की मृत्यु निकट समझकर विवाह के लिए सहमति दी थी। अब उसे लगता है कि वह फिर से अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी सकता है और विवाह से बच सकता है। लेकिन घर लौटते समय वह देखता है कि माँ अत्यंत खुश है। दूसरी दूसरे डॉक्टर की राय से आश्वस्त होकर वह विवाह की तैयारियों में पूरी ऊर्जा के साथ जुट गई है। वह रिश्तेदारों को बुलाने, निमंत्रण छपवाने और अन्य व्यवस्थाओं की बातें करती रहती है। शंभू उसकी खुशी देखकर तुरंत सच्चाई बताने का साहस नहीं कर पाता। कुछ समय बाद एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें सूचना होती है कि लड़की के पिता, चुटियाधारी व्यक्ति जो थे चुटियाधारी व्यक्ति बस से आने वाले हैं। माँ चाहती है कि शंभू स्वयं बस स्टैंड जाकर उनका स्वागत करे। वह बार बार उनके धन, प्रतिष्ठा और प्रभाव का वर्णन करती है। यहीं पर शंभू आखिरकार विद्रोह कर देता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह उस व्यक्ति को लेने नहीं जाएगा और न ही उसकी बेटी देखने के लिए कोई रुचि है। वह विवाह नहीं करना चाहता। यह सुनकर माँ के हाथ से बर्तन गिर जाता है। वह गहरे आघात में आ जाती है। फिर आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह शंभू से विनती करती है कि चाहे वह विवाह करे या न करे, लेकिन मेहमानों का अपमान न करे। वे उसके निमंत्रण पर आ रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान करना परिवार का कर्तव्य है। भाई शादी करनी है नहीं करनी की बात है, लेकिन मेहमानों को बुलाया है तो उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाएं तो सही, उनको आदर सत्कार तो करें उनका। वह कहती है कि यदि उनका अपमान हुआ तो पूरे गांव में उनकी बदनामी होगी। फिर मेहमानों को बुला लिया और उनको लेने ही नहीं जा रहे हैं तो फिर अपमान तो होगा ना। माँ की पीड़ा देखकर शंभू का हृदय पिघल जाता है। उसे महसूस होता है कि वह अपनी माँ को बहुत दुखी पहुंचा रहा है। माँ यह भी कहती है कि वह अब आगे कभी विवाह के लिए दबाव नहीं डालेगी और अपने पोते पोतियों का सपना भी त्याग देगी, बस इस बार उसकी इज्जत बचा ले। माँ के आंसू और उसकी विनम्र प्रार्थना शंभू को भीतर तक हिला देती है। अंततः वह अपनी जिद छोड़ देता है। वह माँ को घर के अंदर ले जाकर शांत करता है और कहता है कि वह बस स्टैंड जाकर मेहमानों को ले आएगा। वह मजाक में नहीं कहता है कि पिछली बार उसने उस व्यक्ति को ध्यान से नहीं देखा था, मतलब कि जो पहले भी तो आए थे ना वो देखने, तो पहले ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन उसकी चोटी
यानी जो उसकी चोटी थी ना, से इस बात ज़रूर पहचान लेगा। यानी कि भाई उनको बस स्टैंड लेने जाना था, तो भाई वो पहचानेगा कैसे? तो जो लड़की के पिता थे वो एक बार पहले भी तो आए थे ना, जब उसकी माँ से बातें कर रहे थे कि मेरी बेटी बीए पास है, ऐसे वैसे। तो कि ध्यान से तो नहीं देखा था, लेकिन उनकी जो चोटी थी ना, मैं उस चोटी से उनको पहचान लूँगा। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी थी, और मैंने आपको ओनली इसकी समरी पढ़ाई है। लेकिन समरी इस तरीके से पढ़ाई है कि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी सेकंड ओपिनियन। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।